Next question, the physical quantity that has no dimensions is a very simple question, strain. क्योंकि strain हमने कल ही देखा था, it is ratio of change in dimension upon original dimension, मतलब change in length upon original length, change in volume upon original volume, change in shape upon original shape. तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है strain, तो उसके डायमेंशन क्या होंगे? नथिंग. लेंथ अपॉन लेंथ इज नथिंग, मास अपॉन मास इज नथिंग. तो वैसे ही स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. लेकिन जस्ट टू हैव एक्स्ट्रा विथ यू, एंगुलर वेलोसिटी इसको डिफाइन करते हो थीटा बाई टी. याद है? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगल के डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं. तो एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो m0 l0 t0 और टाइम है t रेज टू 1. तो जो पहला ऑप्शन है ओमेगा, इसका डायमेंशन आएगा t रेज टू -1. इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. देन ऑप्शन नंबर बी, लीनियर मोमेंटम, हमने कल ही सॉल्व किया था. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? m into v into r. तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन चाहिए, तो मास के डायमेंशन होते हैं m1, वेलोसिटी क्या होता है l1 t-1, और r क्या होता है डिस्टेंस वापस से l1. तो m1 l2 t-1, करेक्ट. ये एंगुलर मोमेंटम है. हमने पहले एंगुलर मोमेंटम सॉल्व कर लिया, तो अब लीनियर कर लेंगे. दिस इज एंगुलर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम आपके पास आएगा जस्ट mv. तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस कितना है? सिर्फ r का. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम बाय द वे? m into v. लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. गुड. तो मास इनटू वेलोसिटी होता है वो. और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू r, mv r. सिंपल सिंपल. तो b जो केस था वो लीनियर मोमेंटम था, दैट इज m इनटू v. तो p के डायमेंशन मतलब मास के डायमेंशन मतलब m1 l1 t-1. डन. गुड. तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपकी प्रैक्टिस के लिए था. स्ट्रेन ऑफ कोर्स डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, तो उसका मैं लिखने भी नहीं वाला हूँ, और आपको सॉल्यूशन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू आंसर इज स्ट्रेन. अगला क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट. द फोर्स ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस a moving in a medium with velocity v is given by f equal to 6 pi eta av. The dimensions of eta are. हमको सब कुछ पहले से ही बता दिया, हमको सिर्फ eta के डायमेंशन निकालने हैं. आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन बेसिक थ्योरी एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि पहले चैप्टर का इंटेंशन ये है कि आप अभी से बेसिक फॉर्मूलाज इवन 12th से डेवलप करो. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ लिक्विड, हमारे पास एक लिक्विड है कंटेनर में, मे बी इट इज वाटर, हो सकता है वाटर हो, बट देयर इज अ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर. देन समथिंग लाइक दिस. अब हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर में एक सॉलिड बॉल को ड्रॉप कर दिया. तो वी विल ड्रॉप अ सॉलिड बॉल इन दिस कंटेनर. वी हैव अ सॉलिड बॉल व्हिच इज इनसाइड दिस कंटेनर. ये जो सॉलिड बॉल है इसका रेडियस है a. तो जब ये सॉलिड बॉल इस लिक्विड के थ्रू फॉल होगा, तो लिक्विड उस पे एक अपोजिंग फोर्स लगाता है. कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स. उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. करेक्ट. तो आइडिया क्या है कि जब हमारे पास एक बॉल है जिसका रेडियस a है, वो लिक्विड से फॉल हो रहा है, तो उस पर टोटल 3 फोर्स लगते हैं. 3. एक है वेट mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कहाँ पे? डाउनवर्ड्स. और ऊपर की तरफ 2 फोर्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, सुना है क्या? फोर्स ऑफ बियोंसी, राइट. और तीसरा फोर्स होता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. आपको ये नहीं भी समझेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पता होना चाहिए व्हेन अ बॉल इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग. एक है नीचे की डायरेक्शन में, 2 है ऊपर की डायरेक्शन में. नीचे है mg, ऊपर है बियोंसी अपथ्रस्ट, और तीसरा है ऊपर की डायरेक्शन में
विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स F ये होता है 6 पाई ईटा आर, आर मतलब रेडियस, यहाँ पे क्या बोला है ए इंटू वी, व्हाट इज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ विच द बॉल इज फॉलिंग डाउन। गुड, ये जो ईटा है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब आपको ये सिर्फ इतना बताता है लिक्विड कौन से टाइप का, लिक्विड वाटर है क्या, वाटर का वैल्यू ईटा का अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा, हनी मतलब शहद उसका अलग होगा, करेक्ट। तो ये जो ईटा है ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है लिक्विड का प्रॉपर्टी। हमको डायरेक्टली बता दिया हमारे पास एक बॉल है, रेडियस a है, वेलोसिटी v है, उस पर जो फोर्स लग रहा है इट इज 6 पाई ईटा a v, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ ईटा, सिंपल डायमेंशन पूछ रहे हैं, यस, तो कुछ करना नहीं था हमको, ईटा इक्वल टू f अपॉन 6 पाई a v, तो ईटा के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस 6 पाई तो डायमेंशन लेस है क्योंकि 6 और पाई नंबर है तो इसके डायमेंशन आएंगे नहीं, a के डायमेंशंस और b के डायमेंशंस, f के डायमेंशंस क्या है, f मतलब क्या है फोर्स, फोर्स मतलब क्या है m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2 अपॉन a क्या था, नहीं दैट इज y, a इज रेडियस, तो जानबूझ के वो आपको r के यहाँ पे a बताते हैं सो दैट आप a को एक्सेलरेशन समझ के एक्सेस में डायमेंशन लिख दो, लेकिन ये क्या है, रेडियस क्या होता है लेंथ, तो लेंथ इज टू 1 और वेलोसिटी l1 t minus 1, इसमें से ये एक l1 कैंसल, ये t minus 2 और -1, एक t minus 1 एक t minus 1 कैंसल, तो क्या आएगा m1 l minus 1 t minus 1, m1 l minus 1 t minus 1, ऑप्शन नंबर डन। तो दिस कॉन्सेप्ट ये 12th में आएगा आपको इन डिटेल इन थ्योरी। वैसे बाय द वे ये जो फॉर्मूला है 6 पाई ईटा ए वी, ए मतलब रेडियस, उसको नॉर्मली हम आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ, राइट। तो ये आपको बताता है कि जब एक बॉल इट इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, उस पर फोर्स कितना है, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा ए वी, ये विस्कस फोर्स होता है अपोजिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, गुड। तो नाउ एटलीस्ट सम बेसिक्स यू हैव, तो मुझे बताओ अगर हमारे पास एक बॉल है which is falling through a liquid, तो टोटल कितने फोर्सेस, उसमें से कितने फोर्सेस डाउनवर्ड्स, कितने फोर्सेस अपवर्ड, डाउनवर्ड 1, अपवर्ड 2, डाउनवर्ड कौन सा, अपवर्ड कौन से दो, फोर्स ऑफ ब्यूयेंसी जिसको आप अपथ्रस्ट बोलते हो, एंड विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कहां से आया, स्टोक्स लॉ से, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of light c, acceleration due to gravity g, pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensions of gravitational constant r, r is नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए r। तो एनीवेज हम नॉर्मली किसको फंडामेंटल लेते हैं, लेंथ मास एंड टाइम को, इन्होंने किसको लिया है c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड प्रेशर p। तो हमने इसके भी 2-3 मेथड हो सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कितने मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 तो स्टैंडर्ड मेथड है, किसके डायमेंशन फाइंड करने हैं, g के, हम बोलेंगे g इज प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x, g रेज टू y, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट g एंड क्या बोला है प्रेशर p, ऐसा क्वेश्चन में बोला है इसके लिए हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है स्पीड ऑफ लाइट c, acceleration due to gravity g and pressure p are taken as fundamental quantities, so dimensions of gravitational constant are, तो g in terms of c, g and p पूछा है, right, तो g equal to some constant c raised to x, g raised to y, p raised to z, फिर आप बोलोगे dimensions of g
इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ के तो है नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. डायमेंशंस ऑफ सी रेज टू एक्स, डायमेंशंस ऑफ जी रेज टू वाई, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर पी रेज टू जेड. डायमेंशंस ऑफ जी याद है क्या? m -1 l 3 t. ओके, तो आई होप यू आर टेलिंग मी द करेक्ट थिंग, क्योंकि अगर गलत बताया तो आंसर गलत आएगा. इट विल बी योर फॉल्ट नॉट माइन. व्हाट इज सी के डायमेंशंस? l1 t -1, तो l1 t -1 रेज टू x. g के डायमेंशंस l1 t -2 रेज टू y. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स होता है m1 l1 t -2 अपॉन एरिया होता है l2. तो m1 l -1 t -2, तो m1 l -1 t -2 रेज टू z. Then therefore what you have is, यहाँ पे आपको मिल गया m1 m-1 सॉरी l3 t -2 equal to l raised to x, l raised to x, t raised to -x, l raised to y, t raised to -2y, m raised to z, l raised to -z and t raised to -2z. करेक्ट. तो ये आएगा आपके पास l raised to -z and t raised to -2z, क्योंकि ये 2 है, दिस इज 2. यहाँ तक क्लियर? देन जिसका जिसका बेस सेम है उसके उसके पावर का क्या होगा? एडिशन. तो यू विल हैव m -1 l3 t -2 इक्वल टू, बेस सेम है तो l रेज टू x plus y minus z. Then t raised to minus x minus 2y minus 2z. Correct? Right. Minus x minus 2y minus 2y minus 2z. थोड़ा सा स्पेस बना देंगे, doesn't matter. Okay. Then minus 2z minus 2z. m क्या था? m एक ही है ना, m raised to z, m raised to z. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी m का जो पावर लेफ्ट हैंड साइड में है वो होना चाहिए राइट हैंड साइड पे. मतलब हमको मिल जाएगा z इक्वल टू -1. उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3. तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3. तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस z, लेकिन z कितना है? -1, तो कितना आ गया? 2. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. देन आखिरी में क्या बचा? -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -x minus 2y minus 2z. इन सबका माइनस माइनस निकाल लो, क्योंकि सब में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस निकाल के क्या होता है? कैंसिलेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म नेगेटिव है, राइट हैंड साइड का टर्म नेगेटिव है, हटा दो इसको. तो क्या मिलेगा? 2 इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 2z. 2 इक्वल टू व्हाट इज z वैल्यू? -1. तो क्या मिला? 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 2. यहाँ पे क्या होगा? वो प्लस. तो x प्लस 2y इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 2. ये था इक्वेशन नंबर 1. तो सॉल्व करना पड़ेगा. माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 में से 1 को माइनस कर लो, तो सब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1. x माइनस x 0. 2y minus y is y. 4 minus 2 is 2. तो y equal to 2. अभी y equal to 2 इक्वेशन नंबर 1 में. तो put y equal to 2 in equation number 1. तो क्या आएगा? x plus 2
इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। हमारे पास वो इक्वेशन था g इक्वल टू k c रेज टू x g रेज टू y p रेज टू z। तो c रेज टू x 0 0 है ना, g रेज टू y 2, p रेज टू -1। तो देखो ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गुड। ये वेट ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 भी हमको आना चाहिए। लेट अस थिंक, अभी नहीं पता तो खुद बना लेंगे मेथड। मेथड डेवलप करना इज नॉट वेरी चैलेंजिंग, कुछ नहीं है। g is equal to some constant c raised to x, g raised to y and p raised to z। आई होप आप सबको ज्यादा बेटर पता है यूनिट्स। g है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि g क्या था, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, force between two masses is g m1 m2 upon r square। so g equal to fr square upon m1 into m2 करेक्ट। f मतलब न्यूटन, r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट है k, ये कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, तो मैं लिखने नहीं वाला, इसको मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनलिटी। गुड। c मतलब मीटर पर सेकेंड रेज टू x, ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेज टू y, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेज टू z। देन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m रेज टू। अब एक काम करना, ये जो न्यूटन है, व्हाट इज न्यूटन, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है ये खुद किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसमें फिर ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अलग से है, ये और ये हो गया कैंसल। proportional to m raised to x upon s raised to x, m raised to y upon s raised to 2y, n वापस n किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी था, अब रेज टू z। देन अब क्या करेंगे, इसको तो वैसे रखेंगे, कितना हो गया ये मीटर क्यूब, मीटर क्यूब नीचे क्या आया किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू। अब पहले से सॉल्व करो, ये एक मीटर कैंसल, तो क्या है हमारे पास m रेज टू x अपॉन s रेज टू x, m रेज टू y अपॉन s रेज टू 2y एंड किलोग्राम रेज टू z अपॉन m raised to z f raised to 2z। गुड, क्लियर, यस, ओके। तो अब मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, एक काम करेंगे, यहाँ पे ऊपर कौन है मीटर, मतलब कौन है डिस्टेंस, तो वहां पे सब ऊपर कौन लाएंगे डिस्टेंस, m रेज टू x प्लस y, ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस z अपॉन नीचे कौन है किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम कहाँ लाएंगे नीचे लाएंगे, तो किलोग्राम रेज टू माइनस z। गुड। सेकेंड s रेज टू x प्लस 2y प्लस 2z। देखो हमारे पास इक्वेशन था x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1 था, क्या ऐसा था, ऐसा कुछ तो था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एक इक्वेशन आया था, राइट। तो ठीक है,
x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 है, देखते हैं 3 है तो 3 आएगा, 3 है करेक्ट। m का पावर क्या है यहाँ पे 3, राइट हैंड साइड पे क्या है x प्लस वाई माइनस जेड, तो देयरफॉर क्या आएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन था क्या, ये एक इक्वेशन था, यस गुड, तो वही आ गया। देन दूसरा, किलोग्राम का पावर क्या है इधर, इधर क्या है, तो z इक्वल टू -1, ये भी था क्या, यस। एंड लास्टली इफ यू सी x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, तो x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, ये भी था, होना चाहिए, होना चाहिए, है क्या, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, ये है, यस। तो आप यूनिट से निकालो या आप डायमेंशन से निकालो, आपको मिल रहा है सेम 3 इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन 3 सेम है तो सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी 2, z की वैल्यू तो क्या है -1। तो ये मेथड नंबर 2, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the time period t of vibration of a liquid drop depends on surface tension S, radius r of the drop and the density rho of the liquid, then the expression for time period t is। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता होगा आई नो, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन, डेंसिटी पता है, डजंट मैटर। हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कमिंग बैक, गोइंग कमिंग बैक, इस टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशन। तो एक चक्कर पूरा करने में द टाइम टेकन बाय द ड्रॉप टू कंप्लीट वन राउंड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब ऐसा है, फॉर एग्जांपल लेट अस से ये जो ड्रॉप है इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये बी तक गया, वापस ए पे आया, तो ये जो एक राउंड में टाइम लगा इसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन, कौन किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन। टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन एस, मतलब एस रेज टू एक्स। अभी सरफेस टेंशन क्या है वो बता देता हूँ। सरफेस टेंशन इट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है वो। एग्जैक्टली क्या है तो वो आप 12th में सीखोगे, बट अप्रोक्सीमेटली आई कैन टेल यू, अप्रोक्सीमेटली अगर आपने देखा होगा देयर आर सम स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे स्पाइडर, स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, हम नहीं चल सकते लेकिन स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों, तो जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, फ्री मतलब ऊपर का टॉप सरफेस, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड दिखता है हमको, जैसे मिल्क के ऊपर क्रीम आता है ना वैसा, बट वो गर्म दूध के ऊपर क्रीम आना वो अलग चीज है, राइट। इन एनी केस अगर आपके पास आप मिल्क लाए, उसको गर्म करने से पहले अगर आप उसके टॉप सरफेस पे देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको लगेगा कि टॉप सरफेस पे ऐसा स्ट्रेच हुआ है रबर जैसा, कभी देखना पानी की सरफेस में वैसे ही दिखेगा, कैसा स्ट्रेचिंग रबर का। बचपन में एक काले कलर का रबर था, उस पर जाके जंप मारते थे हम लोग, गार्डन में होता है ना बड़ा सा ब्लैक कलर का इलास्टिक, वो कैसा दिखता है हमको, स्ट्रेच्ड। तो फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड उसका भी ऐसा स्ट्रेचिंग होता है। वो क्यों होता है वो 12वीं में सीखोगे, लेकिन क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है। मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे क्या है, फोर्स है। स्ट्रेचिंग कब होता है, जब फोर्स हो। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मैं बार बार फ्री बोल रहा हूँ, फ्री क्योंकि उसके ऊपर एयर है, नीचे एयर है क्या, नहीं। तो फ्री मतलब ऊपर का सरफेस, जो टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड है उस पर कंटिन्यूअस एक फोर्स होता है, वो फोर्स अपॉन लेंथ, इसको आप बोलते हो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब क्या, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन मतलब क्या, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन अगर फोर्स अपॉन लेंथ है तो सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या,
m1 l1 t minus 2 upon l1 l1 कैंसल, तो m1 t minus 2। वेरी गुड। तो अब अगली बार कहीं पे भी ये सुनो सरफेस टेंशन, तो m1 t minus 2, यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में और लेंथ मीटर में। गुड। देन सरफेस टेंशन डिपेंड, सॉरी टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, तो s रेज टू x। आगे बोला है इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है हमारे पास, इस ड्रॉप का रेडियस होगा r। ये हमारे पास ड्रॉप था, इस ड्रॉप का कुछ एक रेडियस होगा, सम रेडियस r। तो डिपेंड्स ऑन द रेडियस आल्सो, तो इसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है, r पे भी डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। इट डिपेंड्स ऑन r, देन r रेज टू y। और किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। डेंसिटी मतलब क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये पता होना चाहिए, रेडियस तो रेडियस है, ये तो l रेज टू 1 है, लेकिन डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन, ये वेलोसिटी नहीं, ये क्या है? वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m रेज टू 1, वॉल्यूम मतलब l रेज टू 3। ये ऊपर जाके क्या होगा? -3, तो m1 l माइनस 3। तो डेंसिटी रेज टू z, राइट। फिर आप लिखोगे डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड t। अगर आपको चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा लो, आप बोलो कि प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, हम लिखेंगे सम कांस्टेंट k s रेज टू x r रेज टू y रो रेज टू z। तो t के डायमेंशंस मतलब s के डायमेंशंस रेज टू x, r के डायमेंशंस रेज टू y और डेंसिटी के डायमेंशंस रेज टू z। बट s के डायमेंशंस हमने फाइंड कर लिए, r के डायमेंशंस तो हमको पता ही है, r तो डिस्टेंस ही है, तो ये r के डायमेंशंस भी हमको मिल गए। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने साथ में ही सारे के सारे डायमेंशंस में निकाल के रखे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। गुड। बट s इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो s के डायमेंशन आ गए m1 t minus 2, r इज लेंथ मतलब l raised to 1, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम मतलब m1 l minus 3। अब ये सारे के सारे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑफ, इसके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, इसके ऑफ s और किसके r और किसके रो, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर t तो टाइम ही था, t रेज टू 1 आएगा। देन k तो डायमेंशन लेस है क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। तो देन वो तो डायमेंशन था नहीं, s m1 t minus 2 रेज टू क्या? x। देन क्या था? r क्या है? l1 रेज टू क्या है? y। एंड देन क्या है? डेंसिटी, वो क्या है? m1 l minus 3 रेज टू z। तो t रेज टू 1 इक्वल टू m रेज टू x t रेज टू -2x l रेज टू y m रेज टू z t रेज टू -3z। करेक्ट? कुछ रह गया हमारा? रह गया? यस। क्या रह गया? ये क्या है? l है, l रेज टू -3z, m रेज टू x t रेज टू -2x l रेज टू y m रेज टू z। ठीक है, करेक्ट है। नाउ इट इज करेक्ट। देन वापस सारा प्रोसेस वही है, सब कुछ वही करते रहना है। दोनों साइड पे m के l के t के पावर लाने हैं, फिर बोलना है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन सेम होना चाहिए, m का पावर सेम होना चाहिए दोनों साइड पे, l का पावर सेम होना चाहिए। थोड़ी सी m का पावर हियर x प्लस z। व्हाट इज l का पावर? y -3z। व्हाट इज t का पावर? -2x। और लेफ्ट हैंड साइड पे m था क्या? नहीं। l था क्या? नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? m0।
m0 मतलब x प्लस z इक्वल टू 0। तो जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे m नहीं है, l नहीं है, मतलब m रेज टू 0 है और l रेज टू भी 0 है। तो x प्लस z इक्वल टू 0, y माइनस 3z इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस हाफ। ये x इक्वल टू माइनस हाफ जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 0 में। तो x प्लस जेड इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन x क्या था माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो z की वैल्यू कितनी है प्लस हाफ। और y इक्वल टू क्या है 3z है, तो y इक्वल टू 3z है क्योंकि y माइनस 3z इक्वल टू 0 और z क्या था अभी बन गया ना हाफ, तो कितना आ गया 3/2। देयरफॉर t इक्वल टू कांस्टेंट k क्या रेस टू क्या था x रेस टू, कैसे x तो पावर में है, s व्हाट इज s सरफेस टेंशन, s रेस टू x, r रेस टू y, rho रेस टू z, s रेस टू x की वैल्यू क्या आई माइनस हाफ, r रेस टू y क्या आया 3/2, रो रेस टू z ये कितना आया प्लस हाफ। इन सब में क्या कॉमन दिखता है हाफ, तो एक काम करो t इक्वल टू k, पूरा का पूरा रेस टू हाफ लिख दो, फिर s रेस टू क्या बचेगा -1, r रेस टू क्या बचेगा 3, रो रेस टू क्या आएगा 1। माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है, -1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में जाएगा, और ये क्या है r3, ये क्या है रो, और रेस टू हाफ मतलब रूट। तो t इक्वल टू सम कांस्टेंट के r³ रो बाय s, r³ रो बाय s कहाँ पे है r³ रो बाय s, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है ए, एग्जैक्ट आ रहा है क्या यस। तो t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ रो r³ बाय s। Okay, so we will quickly revise this question and also I'll tell you a shortcut। ये बहुत लंबा हो गया सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा है और बोला है किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन रेज टू x, और किसके टर्म्स में रेडियस, तो r रेज टू y, और किसके टर्म्स में डेंसिटी, तो रो रेज टू z। तो टाइम पीरियड t will be equal to some constant k, s raised to x, r raised to y and rho raised to z। इसके बाद करना क्या होता है, सिर्फ डायमेंशन लिखने होते हैं, s के डायमेंशन रेज टू x, r के डायमेंशन रेज टू y और rho के डायमेंशन रेज टू z। टाइम तो टाइम है तो वो तो t रेज टू 1 ही रहेगा। s है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स है m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ मतलब l1, s ये फोर्स अपॉन लेंथ था, s ये फोर्स अपॉन लेंथ था, तो फोर्स के डायमेंशंस थे m1 l1 t-2 अपॉन l1, तो क्या आया और उसका रेस टू क्या है, तो m रेस टू x t रेस टू -2x। r तो वैसे भी लेंथ है, लेंथ रेस टू क्या है y, रो है मास अपॉन वॉल्यूम, रो होता है डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है m रेस टू 1 और l रेस टू 3, l रेस टू 3 ऊपर जाएगा तो l रेस टू -3, तो उसको रेस टू z है तो m रेस टू z और l रेस टू -3z। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन सारे के पावर्स सेम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स को सेम कर लो, मतलब m रेज टू x प्लस z, सेम बेस तो पावर का एडिशन करना होता है वो कर लिया, l रेज टू y -3z एंड t रेज टू -2x।
यहाँ पे m और l नहीं है, सिर्फ t है, तो t रेज टू 1 और t रेज टू -2x, तो -2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -12। अब m है क्या वहां पे, तो m रेज टू क्या है 0, तो x प्लस z क्या हो गया, तो x प्लस z अगर 0 है तो z क्या है -x, तो माइनस ऑफ -12 मतलब +12, तो z इक्वल टू हाफ मिल गया। लेकिन l का पावर क्या है y-3z, वहां पे कितना है 0, तो y-3z कितना आएगा 0, करेक्ट, यहाँ से क्लियर। तो हमको क्या चाहिए y, व्हाट इज y 3z, व्हाट इज z हाफ, तो 3z है और ये आ गया 3/2, क्योंकि y था प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2, क्लियर। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पे, ये t के इक्वेशन में, तो t क्या बनेगा, t इक्वल टू k s रेज टू x, x कितना आया -12, r रेज टू y 3/2 एंड रो रेज टू +12। अब तीनों में हाफ 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 है, तो तीनों का हाफ कॉमन कर लेके पावर कर लेंगे हाफ, पावर हाफ मतलब अंडर रूट आएगा, एस रेज टू माइनस मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, ये आ जाएगा रो आर क्यूब, क्लियर। अब मेथड नंबर 2 विच इज एक्चुअली अ जोक, मजाक करना बोलते हैं, तो दे आर किडिंग विद अस, लुक टाइम मतलब किसमें होगा सेकंड में, बराबर सेकंड में होगा ना, टाइम विल बी इन सेकंड। आप पहला ही ऑप्शन देखोगे तो पहले ही ऑप्शन में आपके पास ये फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया, क्या था, t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ रो आर क्यूब बाय s। डायमेंशंस की अगर बात करते हो यूनिट्स की, k का तो यूनिट है नहीं तो इसको छोड़ दो। मैंने बताया था फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वही राइट हैंड साइड पे होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, टाइम, टाइम किस में होता है सेकेंड, तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी हो क्या आना चाहिए सेकेंड। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब किलोग्राम और ये आ गया मीटर क्यूब, आर मतलब मीटर, तो मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसल। एस ये सेकेंड नहीं है, ये एस है सरफेस टेंशन, तो एक काम करते हैं इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, मतलब समझेगा ये क्या है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है फोर्स, एस था फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ रह गया, लेंथ क्या है मीटर, मीटर मीटर केजी केजी सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो कहां जाएगा ऊपर, सेकेंड स्क्वायर का रूट कितना लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड, राइट हैंड साइड भी सेकेंड, कौन सी डायमेंशन नथिंग, डन खत्म। ये ज्यादा शॉर्टकट मेथड है, तो इसको बोलते हैं कि दोनों साइड पे आप ऐसा यूनिट चेक करो, लेकिन इसमें रिस्क भी है। क्या रिस्क है, रिस्क ऐसा है, हो सकता है आपको ये ऑप्शन सबसे आखिरी में दिया हो, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको चारों के चारों चेक करना पड़ेगा। जस्ट टू गो वन स्टेप अहेड, आपके लिए होमवर्क रहेगा वो, बी और सी इसके भी यूनिट्स चेक करो, आपको सेकंड नहीं मिलेंगे, गुड। तो बी और सी के यूनिट्स चेक करना खुद के लिए, वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unit of Stephen's constant is, again as I told you, some questions are there just to introduce concepts। तो स्टीफन्स कांस्टेंट क्या होता है ये आपने कभी सुना नहीं होगा अभी तक, सुना है नहीं, गुड। तो नाम तो सुना नहीं होगा, नॉर्मली नाम सुना होता है, हाँ बोलते हैं ना नाम तो सुना ही होगा, यहाँ तो नहीं होगा सुना, ठीक है, डजंट मैटर। तो स्टीफन्स लॉ, there is something called as Stephen's law which is basically related to stars। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय स्टार, डेफिनेटली स्टार से एनर्जी रेडिएट होता है हर डायरेक्शन में, कैसे पता, हाउ डू यू नो, गर्मी लगता है क्या,
हाँ क्यों लगता है? क्योंकि ये जो स्टार एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये अर्थ पे आता है एंड देन ये हमारे पास भी पहुंचता है एंड वी फील इट इज हॉट। तो एनर्जी, और ये नहीं होता तो तुम नहीं होते, मैं नहीं होता, फिजिक्स नहीं होता, बिकॉज अगर हीट ही नहीं है तो लाइफ कैन नॉट फ्लरिश, लाइफ विदाउट हीट इज नॉट पॉसिबल। गुड। तो एनीवेज, अब ऐसा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड को हम डिनोट करते हैं क्यू से या फिर ई से, लेकिन क्यू यहाँ पे क्यू क्योंकि ये हीट है, दैट इज व्हाई दिस इज क्यू अपॉन, ये टोटल हीट है, टोटल हीट इमिटेड बाय अ स्टार इज क्यू, हीट इमिटेड बाय स्टार पर यूनिट टाइम इज क्यू अपॉन टी। वैसे एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर, पावर इज ऑल्सो इन वैट, राइट? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया का क्या क्वेश्चन आ गया यहाँ पे? ऐसा है, ये पूरे स्टार का एरिया कितना है? ए, मतलब एनर्जी हर एक डायरेक्शन से बाहर आ रहा है। मुझे देखना है यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा पूरा एनर्जी कितना, कितना पूरा एरिया कितना, ए, तो टोटल एनर्जी को टोटल एरिया से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया, करेक्ट? गुड। देन इसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर, याद रखना क्या नाम है इसका? इमिसिव पावर। इस क्वांटिटी को बोलते हैं इमिसिव पावर, ये भी आपको 12th में इंट्रोड्यूस होगा, इमिसिव पावर। तो एनर्जी इमिटेड बाय अ स्टार पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से कितना एनर्जी आ रहा है, इसको बोलते हो इमिसिव पावर। इसका फॉर्मूला आता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4, और टेम्परेचर यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? केल्विन। मैंने आपको बताया था फिजिक्स में आप टेम्परेचर ऐसा यूनिट में मेजर करते हो, केल्विन में। केल्विन टेम्परेचर को और एक नाम है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जहां भी ये वर्ड सुनोगे एब्सोल्यूट मतलब टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। तो एनर्जी इमिटेड बाय अ स्टार per unit area per unit time is proportional to 4th power of temperature, correct? सिंपल, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज्यादा। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूं तो हम क्या लिखते हैं? एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है सिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? स्टीफन्स कांस्टेंट। तो आपको स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट पूछा है, तो क्या पूछा आपको? सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यू ए स्मॉल टी कैपिटल टी रेज टू 4। क्यू क्या था? एनर्जी। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, करेक्ट? ए क्या है? एरिया। एरिया इज मीटर स्क्वायर। टी क्या है? टाइम। टाइम इज सेकेंड। के क्या है? टेम्परेचर क्या है? केल्विन। तो केल्विन रेज टू 4। तो क्या आएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन रेज टू -4 है क्या? ऑप्शन नंबर बी, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन रेज टू -4। So just to repeat very quickly, energy मतलब Q emitted per unit area of a star per unit time, 1 मीटर स्क्वायर में से 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट होगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर रेज टू 4 पावर पे। इस लॉ को बोलते हैं स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। गुड। देन हमें पूछा था कि स्टीफन्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा। गुड। देन हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखा, वो कांस्टेंट है स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा। सिग्मा इज क्यू अपॉन ए टी इंटू टी रेज टू 4। क्यू वाज एनर्जी मतलब जूल, ए वाज मीटर स्क्वायर, टाइम इज इन सेकेंड, टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो केल्विन रेज टू 4। तो मिल गया हमको जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन रेज टू -4। अगला क्वेश्चन, the SI unit of universal gas constant. You know what is gas constant? No.
You know what are three gas laws? Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, सुना है क्या? How many of you don't know? पता ही नहीं. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी विल डू दिस आल्सो. सी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ. थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा हमको. अगर फॉर एग्जांपल हमको हमको पता है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो विल स्टार्ट विथ सॉलिड. अगर मुझे एक सॉलिड का स्टडी करना है तो हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? हम इसमें करंट पास करके देख सकते हैं. करंट पास हुआ तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर. हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. जब आप करंट पास करके देखते हो तो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. और क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हीट देंगे और देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है. जब आप सब्सटेंस को हीट दोगे तो उस मेटल को, सॉलिड को, तो उसका लेंथ बढ़ता है, मतलब उसका एक्सपांशन होता है. तो हाउ डज a material behave when you give it heat? उसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट? तो हीट दोगे तो इट विल एक्सपांड, हीट निकाल लोगे तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट. इतना ज्यादा नहीं होता है, एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल बाय द वे, राइट? और क्या कर सकते हैं? और इस पे फोर्स लगा सकते हैं. इस पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगा के सपोज मेरे पास एक वायर था, इसके नीचे एक लोड लगा दिया तो इसका क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा. अभी भी देखा था हमने, चेंज इन लेंथ, करेक्ट? तो तीन टाइप के प्रॉपर्टी आप स्टडी कर सकते हो सॉलिड्स के. कौन से? थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो अभी से याद रखना, क्योंकि 12th तक आते आते ये वर्ड बार बार सुनोगे, समझ में नहीं आएगा क्या कौन सा प्रॉपर्टी है. मैकेनिकल मतलब क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो. थर्मल मतलब क्या कर रहे हो? टेम्परेचर चेंज कर रहे हो. इलेक्ट्रिकल मतलब क्या कर रहे हो? करंट पास कर रहे हो. ऐसा हम सॉलिड का स्टडी कर सकते हैं. फिर हम कैटेगरी कर लेते हैं. करंट पास हुआ तो बोल देते हैं गुड कंडक्टर है, नहीं हुआ तो बोल देते हैं बैड कंडक्टर है. वैसे ही अगर मुझे लिक्विड का स्टडी करना है या गैस का स्टडी करना है, तो लिक्विड हम बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे अगर गैस का स्टडी करना है तो गैस का ना डेफिनेट शेप है, ना डेफिनेट वॉल्यूम है. तो ना हम उस पर फोर्स लगा सकते हो कि ये गैस है, इस पूरे रूम में गैस है ना? एयर है कि नहीं? गैस यहाँ पे है. हाउ डू यू नो? How do you know there is gas in this classroom? You. How do you know there is gas in this classroom? You breathe. You feel you are alive. हो सब जिंदा हो. हाँ, there is air. Good. मुझे अगर गैस का स्टडी करना है तो फिर अभी क्या करेंगे हम? बेसिकली करंट पास करके देख नहीं सकते क्योंकि उसका शेप ही नहीं है, नहीं हो सकता, करेक्ट? तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम गैस के साथ तीन वेरिएबल है जिसका स्टडी कर सकते हो. एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर. तो गैस का स्टडी करना है तो टोटल तीन पैरामीटर है हमारे पास. एक है प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. तीन पैरामीटर याद रखना. अब तीनों में से आप एक को कांस्टेंट कर देते हो. तीनों में से एक को आप कांस्टेंट करते हो. सपोज मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, मैंने वॉल्यूम चेंज किया और चेक किया प्रेशर में कितना चेंज हुआ. मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया. बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. इसको आप बोलते हो बॉयल्स लॉ. देन अब एक काम करेंगे, अब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको आप बोलते हो, पता है, चार्ल्स लॉ. इसको क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ. सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ. एनीवेज, तीसरा
एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के देख लिया, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख के देख लिया। अभी किसका नंबर है? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका नाम है गिलुज़ैक लॉ। तो ये 3 लॉ है, कुछ नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बराबर। अगर मैं तीनों को कंबाइन कर देता हूँ, कर सकते हैं, तीनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, PV is proportional to T। कैसे? देखो, P was proportional to T। कौन सा लॉ था? नहीं, गिलुज़ैक्स लॉ। V is proportional to T, चार्ल्स लॉ। और इसी V को शिफ्ट कर दिया तो क्या बनेगा? बॉयल्स लॉ। तो लिख सकते हैं ऐसा। यस, तीनों को लिख सकते हैं ऐसा। गुड। देन पक्का। देन आप जब कांस्टेंट हटा, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल के साथ हटाओगे तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है R। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। है तो क्लियर? पक्का। अब एक चीज तो भूल ही गए, कितना गैस? 1 मॉलिक्यूल गैस, 10 मॉलिक्यूल गैस, 1 किलोग्राम गैस। याद है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, मोल। मैंने बताया था आपको तब कि गैस हम किलोग्राम में मेजर करते ही नहीं, हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे वो आता है N, इसको बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक क्लियर? तो 3 रूल याद रहेंगे बॉयल्स लॉ। मैंने बताओ बॉयल्स लॉ क्या है? क्या किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Pressure is directly proportional to temperature at constant volume. Volume is directly proportional to at constant pressure. तो ये 3 लॉ को कंबाइन करें तो क्या मिला? PV इक्वल टू nRT। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो जहां जहां पे गैस की बात होगी वहां वहां पे ये इक्वेशन अप्लाई होगा ही। केमिस्ट्री में अभी 15-20 दिन में, 1 महीने में आ जाएगा आपको ये। तो PV इक्वल टू nRT, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था गैस कांस्टेंट R के यूनिट बताओ। तो R क्या आ गया? PV अपॉन NT। करेक्ट। क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो आपको पूछा है SI यूनिट, बराबर। वेरी गुड। देन P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब मोल, T मतलब टेम्परेचर। तो P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। N मतलब मोल, मोल तो मोल है। T मतलब टेम्परेचर, मतलब क्या है? केल्विन। कैंसल एंड कैंसल। तो क्या आया? न्यूटन मीटर, मोल और केल्विन। पर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, है क्या? है नहीं है। न्यूटन पर केल्विन पर मोल है, मीटर का है नहीं है, मीटर है क्या? नहीं। तो बट डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि जब आप एनर्जी लिखते हो, एनर्जी मतलब जूल, और एनर्जी का डायमेंशन याद है आपको? M1L2T-2। ये कौन है? ये कौन है? एनर्जी। फोर्स है, फोर्स। हाँ बताओ फोर्स क्या है? वेरी गुड, याद है। करेक्ट। तो फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ, फोर्स को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? M1L2T-। पर ये तो एनर्जी था, मैंने बताया था वर्क डन इज एनर्जी एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। बराबर। फोर्स क्या है? डिस्टेंस क्या है? ये क्या है?
एलएचसी क्या है? तो ये न्यूटन मीटर कौन है? राइट, करेक्ट। कहां से आया मैं हूं कौन? पहचान कौन? न्यूटन मीटर कौन है? तो जूल पर मोल पर केल्विन है क्या? ऑप्शन नंबर सी, डन।